जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये सच हो जाए तो कोई क्या करेगा। कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था इस देश के साथ, लेकिन इस देश ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी है उस जबरदस्त संघर्ष की जो पूरे 200 साल तक चला, उस आग की जो करोड़ों दिलों में सुलगती रही, और हाँ, उन अनगिनत शहीदों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमें हमें आज सांस लेने का हक दिलाया। आज हम भारत की आज़ादी के उसी पूरे सफ़र को देखने वाले हैं, एकदम शुरू से लेकर आखिर तक। ये कहानी है गुलामी से आज़ादी तक की, एक ऐसी दास्तां जो सच में हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो ये कहानी किसी सीधे हमले से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ये तो एक व्यापारिक कंपनी के आने से शुरू होती है। ये बात उस वक्त की है जब भारत को वाकई सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोचिए, 17वीं सदी का भारत, जहां दौलत थी, व्यापार था, और दुनिया भर में यहाँ के मसाले और रेशम मशहूर थे। और ये सब शुरू हुआ, पता है, बहुत धीरे धीरे। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली और फिर एक के बाद एक सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह अपनी चौकियां बना ली। लेकिन फिर आया साल 1757। प्लासी के युद्ध ने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल दिया। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये असल में धोखे की जीत थी। कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को लालच दिया और उसने अपने ही नवाब के साथ गद्दारी कर दी। बस उस एक दिन के बाद पूरा बंगाल कंपनी के हाथों में आ गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबने इतनी आसानी से हार मान ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने तो शेर की तरह चुनौती दी। 1799 में शहीद होने से पहले उनके कहे ये शब्द आज भी गूंजते हैं। टीपू सुल्तान जैसे शासकों के इसी प्रतिरोध ने कंपनी के इरादे और भी साफ कर दिए कि उनका मकसद अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पूरे भारत पर कब्जा करना था। अब इसके लिए कंपनी ने एक ऐसा हथियार चलाया जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक था। नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जाता है तो उसका राज्य कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। अब ये सिर्फ एक कानूनी दावपेच नहीं था, ये तो भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था। और इसी नीति के तहत झांसी को भी हड़पने की कोशिश की गई थी। और फिर आया 1857 का वो तूफान। इसे सिर्फ राइफल के कारतूसों पर हुआ एक विद्रोह कहना गलत होगा। असल में ये 200 सालों से जो घुटन दबी हुई थी ना, उसका एक जबरदस्त विस्फोट था। इसकी चिंगारी एक अफवाह से लगी कि नई राइफलों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। मंगल पांडे की ललकार, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और बहादुर शाह जफर का नेतृत्व सब एक साथ उठ खड़े हुए। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, हर तरफ बगावत की लहर दौड़ गई। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन दमन की इसी आग ने आज़ादी का वो बीज बोया जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनने वाला था। उस विद्रोह की भावना को रानी लक्ष्मीबाई के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनके ये शब्द आज भी साहस का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। वो अपने घोड़े पर हाथ में तलवार लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहीं और युद्ध के मैदान में ही शहीद हो गईं। अच्छा, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली। लेकिन अब देश में एक नई पढ़ी लिखी पीढ़ी जन्म ले रही थी। ये वो पीढ़ी थी जो संगठित होकर अपने अधिकार मांग रही थी। और यहाँ से आज़ादी की लड़ाई ने दो मुख्य रास्ते अपनाए। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के दिल को झकझोर कर रख दिया, वो थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, एक बागीचे में शांति से जमा हुए थे और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उस दिन जो खून बहा, उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अंग्रेज कभी भारतीयों के दोस्त नहीं हो सकते। और यहीं से आज़ादी की दो विचारधाराएं और भी साफ हो गईं। एक रास्ता था महात्मा गांधी का। वो दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह और अहिंसा का एक अचूक हथियार लेकर लौटे थे। सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति। उनका मानना था कि अंग्रेजों को बिना हिंसा के नैतिक दबाव से हराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे जोशीले नौजवान थे जो मानते थे कि जुल्म का जवाब जुल्म की भाषा में ही दिया जाना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो अब
अब ये संघर्ष अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली दौर में पहुंच चुका था। एक ऐसा दौर जहां देश के लाखों लोगों ने बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और ब्रिटिश साम्राज्य पर एक असहनीय दबाव बनाया। इस दौर के आंदोलनों का पैमाना समझने के लिए बस ये एक संख्या ही काफी है, 390 किलोमीटर। जी हाँ, ये वो दूरी थी जो महात्मा गांधी और उनके साथियों ने पैदल तय की थी। और किस लिए? सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से निकले थे। 24 दिनों का ये लंबा सफर। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और फिर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समंदर के पानी से नमक बनाया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक नहीं था। इस एक मुट्ठी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और ठीक उसी समय एक और बड़े नेता एक अलग रास्ता अपना रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था कि आज़ादी के लिए सैन्य संघर्ष जरूरी है। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को एक नई जान दी और वो नारा दिया जो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। 1942 तक ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। 8 अगस्त को गांधी जी ने अब तक का सबसे बड़ा और आखिरी आह्वान किया, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके साथ नारा दिया, करो या मरो। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था, अंग्रेजों अब तुरंत भारत छोड़ो। अगले ही दिन सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार आम जनता खुद नेता बन गई। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को अंदर से तोड़ दिया था। अब उनके लिए भारत पर राज करना मुमकिन नहीं रहा, तो 1946 में उन्होंने मान लिया कि भारत को आज़ादी देनी ही होगी। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत के साथ आई। 14-15 अगस्त 1947 की रात। वो एक रात 2 सच्चाइयों की रात थी। एक तरफ दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू आज़ादी का ऐलान कर रहे थे और दूसरी तरफ लाखों लोग बंटवारे की भयानक हिंसा में अपना घर, अपनी जमीन और अपनी जानें गंवा रहे थे। ये जानना जरूरी है कि गांधी जी खुद दिल्ली के जश्न में शामिल नहीं थे। वो तो बंगाल में दंगे की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी के लिए जागेगा। नेहरू के इन शब्दों ने उस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक ऐसा पल जिसकी कीमत करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से चुकाई गई थी। लेकिन ये इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है। ये जो मुश्किल से जीती हुई आज़ादी है ये आज हमें एक विरासत और एक जिम्मेदारी दोनों देती है। आज जब हम बिना किसी डर के अपने विचार रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं और वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं, यही तो आज़ादी है। और ये हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत खून, जवानी और अनगिनत जिंदगियों से चुकाई गई है। ये उन लाखों अनजान चेहरों के बलिदान का फल है जिनका नाम शायद इतिहास की किताबों में भी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आज़ादी की कद्र करें, इसे मजबूत बनाएं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज़ादी तब तक ही रहती है जब तक उसकी हिफाजत करने वाले लोग होते हैं। तो सवाल ये है कि इस आज़ादी की हिफाजत कौन करेगा?